नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। मौसम यहाँ पर बहुत अच्छे हो गया। शुभेंदु अधिकारी जी ऐसे बोल रहे हैं। मौसम तो वहां पर राजनीतिक नजरिए से भी बहुत अच्छा हो गया है और झमाझम बारिश हो रही है तो और भी अच्छा हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के लिए मौसम कैसा है? ममता तो दौड़ी दौड़ी दिल्ली पहुंच गई हैं और आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हो रही हैं, लेकिन किस हैसियत से? तृणमूल कांग्रेस तो उनके हाथ में ही नहीं है। ममता बनर्जी अभी दिल्ली गई है भीख मांगने के लिए। किससे मांगेंगे वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं है उनके साथ। देखिए, लास्ट टाइम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे इधर उधर हो रहा है, बहुत फास्ट यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहां पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था, मैं असेंबली से चालू करता हूँ। असेंबली में उनका 80 एमएलएज है, तो वहां से 61 अभी ऋतव्रत के साथ है, तो उनके पास तो 18 होना चाहिए, क्योंकि एक एमएलए जो है वो दिलीप मंडल बिष्णुपुर का, वो तो अरेस्ट हो गया। तो उसके बाद भी 18 एमएलए होना चाहिए था। तो आपको मालूम है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी का सारे जो चीज है वो तोड़ दिया और उसके बाद उसको रिवैम कर रहा है, सबको नए पोस्ट में बिठा रहा है। तो वो जो मीटिंग हुआ था, वहां पर हमारे पास जो न्यूज आ रहा है, बस 8 एमएलए वहां पर प्रेजेंट थे। शोभनदेव चट्टोपाध्याय, विमान बनर्जी, अशोक देव, बीना मंडल, असीमा पात्र, मदन मित्र, कुणाल घोष एंड फिराद हाकिम। और इसमें से भी आपको मजे के बात बोलता हूँ अंजू जी, 2 या 3 नाम ऐसे हैं जिसको वो जो धुरंधर नाम दिया गया था उन नामों से देखा जा रहा है। तो मतलब जो 8 एमएलए ममता के पास बची खुची है, उसमें भी सारे ममता बनर्जी के साथ नहीं है। 2 दिन में वो भी उलट पलट हो जाएगा। ये है उनका असेंबली टीम का न्यूज। अगर आप देख लेते हो उनका जो एमपी टीम है, तो मैं उसका 2 साइड कर रहा हूँ, एक तो लोकसभा है, एक तो राज्यसभा है। तो लोकसभा में उनके पास अभी 28 एमपीज है, क्योंकि जो बसीरहाट का एमपी है इद्रिस अली, उनका देहांत हो गया और उस पे ऊपर मामला भी, केस भी चल रहा है। तो उसके मतलब वो छोड़ दीजिए, 28 एमपीज है। तो आउट ऑफ दिस 28 एमपीज, माला रॉय, कल्याण बनर्जी, सुदीप बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, ये 4 जो है एमपी, वो ममता बनर्जी की मीटिंग में थे। तो मतलब बाकी जो 24 एमपीज है वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है, सीधे सीधे दिख रहे हैं। और ये जो 4 हमने नाम बताया, उनमें से एक नाम के ऊपर डाउट आ रहा है, सुदीप बनर्जी। क्यों? क्योंकि उनके बीबी जो है नयना बनर्जी, उन्होंने ये जो एमएलए का लिस्ट है वहां पर नयना बनर्जी भी है, तो वो तो प्रेजेंट नहीं थी। अब बीबी अगर दूसरे जगह जाते हैं तो मियाँ किधर जाएंगे? तो सुदीप बनर्जी के नाम पे भी डाउट आ रहा है। तो बच्चा कुछ पड़े रहते हैं 3। अब राज्यसभा का एमपी देख लो, उसके पास 13 एमपीज है। तो वहां पर अभी हमको जो अपडेट आ रहा है, 2 एमपी दोला सेन और डेरेक ओब्रायन, वो ममता बनर्जी के उस मीटिंग में थे। लेकिन उनके अलावा और 2 एमपीज हैं, मानेका गुरुस्वामी और सागरिका घोष, जो अभी ममता बनर्जी के साथ है। तो बाकी जो 9 एमपी है वो ममता बनर्जी के नहीं है। और उसमें एक बहुत अहम नाम है राजीव कुमार, जो राज्य पुलिस का डीजीपी हुआ करते थे, शारदा स्कैम में जिनका नाम आए थे, जिनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने धरना दिया था, जिनको जबरदस्ती डीजीपी बनाया गया था, उनका वो कैलिबर नहीं होने के बावजूद भी, जो भी वो कंडीशन हमको मैच करता है, राजीव कुमार के साथ वो नहीं हुआ था। और वो रिटायरमेंट लेने के तुरंत बाद उसको राज्यसभा का एमपी बनाया गया था। ये माना जाता है शारदा स्कैम में जितना भी ममता बनर्जी और उनके पार्टी के काली कारनामा है, सारे ये राजीव कुमार ने ये मिटाया था। और इसलिए राजीव कुमार जो भी बोलते थे ममता बनर्जी को वो करना पड़ता था। वो राजीव कुमार अगर राज्यसभा का एमपी होके ममता बनर्जी के टीम में नहीं है, तो ममता बनर्जी किधर है, अभिषेक बनर्जी किधर है? और ये जो इंडी गठबंधन का बैठक बोल रहे हो, यहाँ पर तो शक्ति प्रदर्शन करने का बात है। तो ममता बनर्जी के पास तो कोई शक्ति है ही नहीं, तो प्रदर्शन क्या करेंगे? अगर इंडी वालों को बुलाना था तो ऋतुपर्तो को बुलाना था। ममता बनर्जी कल यहाँ पर दिल्ली आई, तो इसके पहले जब वो दिल्ली जाते थे ना, बंगाल में सांबादिक बैठक बुलाते थे और कितना बड़े बड़े भाषण, दिल्ली को हिला देंगे, नरेंद्र मोदी को देख लेंगे। अभी उनको जब जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, दीदी आप दिल्ली जा रहे हो, एक भी बात, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। उसके पहले दिन अभिषेक बनर्जी भाग गए दिल्ली। अभिषेक बनर्जी दिल्ली भागा तो तब उसको जर्नलिस्ट पूछा, दादा क्या बात है? एक भी बात नहीं है। अभिषेक बनर्जी कितने बड़े बड़े बात करते थे। तो ये हो गया बुआ भतीजा का कंडीशन। अब दिल्ली जाके क्या करेंगे हमें तो मालूम नहीं। इंडी वालों के साथ रहेंगे तो वो तो कुछ, उसको उनका औकात पता चल गया कि उनके साथ नेता नहीं है, जनता नहीं है, वर्कर नहीं है, पार्टी ही नहीं बची उनके पास। पार्टी का जो फंड है वो भी जाने वाला है। तो इंडी वालों इसको कितना क्या देगा कुछ तो मालूम नहीं पड़ रहा है। दूसरे एक बात यहाँ पर बहुत चर्चा हो रहा है कि जब भी ममता बनर्जी यहाँ पर डिस्टर्बिंग कंडीशन में लास्ट 15 साल में आए, स्पेशली आफ्टर 2014, तो दिल्ली में
मोदी जी के साथ मीटिंग करने का बहुत कोशिश करते थे। यहाँ पर बोल के जाते थे कि हम बंगाल के लिए फंड लेने जा रहे हैं। अब फंड लेने जा रहा है तो आपके आईएएस किधर है, आपके जो ऑफिसर्स है उनको तो जाना पड़ेगा, उनको तो फाइल लेके जाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं दिखता है, वो बस वहां पर जाते हैं, क्या अंदर बात होता है मालूम नहीं होता है, और उसके बाद सिचुएशन थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो लोग यहाँ पर वो सेटिंग थ्योरी मानता है कि मोदी भाई और दीदी भाई का सेटिंग है, मोदी जी बचा रहे हैं। हालांकि ऐसे कुछ सिचुएशन है नहीं, तो 2026 में तो ऐसे रिजल्ट आता नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी चलता है कि ममता बनर्जी कुछ क्रिटिकल कंडीशन में आएंगे तो मोदी जी उनको बचा देंगे शायद। तो वहां पर क्या मोदी जी का पैर पकड़ने गए हैं कि मैं अभी इंडी को कुछ बिखारने वाला कुछ काम करने वाला हूँ, आप मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। जो भी है पॉलिटिकल तरीके से तो उनको कायदे का कुछ है ही नहीं, तो अभी भीख जी। मांगना पड़ता है। वो राहुल गांधी से करेंगे या मोदी जी से करेंगे वो तो शाम को पता चल जाएगा। सुदर्शील जी, ये जो बैठक होने जा रही है इंडी गठबंधन की, इसमें तो जो होगा सो होगा, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से पिछले 4 दिन से अपने नाराज हुए विधायकों को लगातार फोन कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, उनको वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, क्या वैसी कोशिश इन नाराज एमपी से भी करेंगी? उनको तो खतरा है कि 24 एमपी जो है लोकसभा के, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के पाले में चले जाएं या अलग से पार्टी जैसी बना लें, क्योंकि 19 ही चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए। तो यहाँ तो 24 एमपी हैं, तो ममता बनर्जी क्या इनके सामने भी गिड़गिड़ाएंगी कि मुझे छोड़कर ना जाए, जबकि वो सब के सब अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं? सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी गिड़गिड़ाएगी या नहीं, सवाल ये है कि उनके बात कोई सुनेगा या नहीं। क्यों ये बात बोल रहा हूँ, देखिए ऋतुब्रत जो फ्रैक्शन सामने आया है, जो असेंबली में हमको दिखने मिल रहा है, उन लोगों का एक ही बात बोलने का था कि ममता बनर्जी का लीडरशिप को लेकर उनके मन में कोई सवाल नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो लीडरशिप है वो मानने का तैयार नहीं है। तो इसके मतलब सीधे सीधे जंग हो रहा है अभिषेक बनर्जी वर्सेस पार्टी का आदर्श। तो इस पार्टी को अगर बचाना है तो ममता बनर्जी को फास्ट थिंग जो करना पड़ेगा, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से अलग करना पड़ेगा। लेकिन वही जो बोला कि ममता बनर्जी अपने सारे जो शाखा संगठन है सब कुछ तोड़ने के बाद जो रिवैम्प किया, वहां पर तृणमूल कांग्रेस एक आंचलिक दल है, उनका कोई, उनके नाम के सामने ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ऑल इंडिया लगाने से ही तो कोई ऑल इंडिया नहीं माना जाता है। तो वो आंचलिक पार्टी का जो ऑल इंडिया पोस्ट है जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बनर्जी को वापस दे दिया। तो यहाँ पर ही तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा। और जो एमपीज नाराज है उनको भी सेम चीज बोलना है कि अभिषेक बनर्जी का जो दादागिरी है, जिसका राजनीति का रौ भी नहीं मालूम है, पॉलिटिक्स का पी भी जिसको मालूम नहीं है, बस उनका बुआ यहाँ पर सीएम थे तो इसलिए उनको सारे दादागिरी चलते थे, सारे गुंडे पुलिस उनके साथ थे। अभी उनके साथ गुंडे भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो क्या हाल है, सोनारपुर दिखा दिया उनको। तो ये सारे सवाल एक ही जगह में अटक जाता है कि अभिषेक बनर्जी का क्या होगा। अभिषेक बनर्जी को अगर यहाँ से हटाते हैं तो लोग यहाँ पर मानने का तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठेगा कि आप बोलोगे ममता बनर्जी का लीडरशिप कहाँ मानने का तैयार है, वो तो बोल रहा है कि आप मार्गदर्शक बन जाओ। इसका रीजन यही है कि ममता बनर्जी को अगर अल्टीमेटली चेयरपर्सन या लीडरशिप में माना जाता है तो बाद में ये हो सकता है फिर से अभिषेक बनर्जी को घुसाएंगे, इसलिए ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो जब तक ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पार्टी से एक्सपेल नहीं करते हैं और उसको साइडलाइन नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं बात बनेगा। और अगर बात नहीं बनता है तो ममता बनर्जी का हाथ से सब कुछ जा चुका है। लेकिन ममता बनर्जी ने फिर से उसको जनरल सेक्रेटरी बनाकर अभिषेक बनर्जी को साफ तो कर दिया कि वो अपने भतीजे को नहीं छोड़ेंगी, तो ऐसे में पार्टी को टूट से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अभिषेक बनर्जी को देखो, उसको तो आज 8 जून को सीआईडी के सामने पेश होना था, सवाल जवाब होने थे वो फर्जी दस्तखत मामले में, लेकिन वो तो एक दिन पहले यानी कि 6 तारीख को ही दिल्ली पहुंच गया था। तो अब आगे की रणनीति सीआईडी की क्या रहेगी? सीआईडी के रणनीति से पहले अंजू जी सबसे इंपॉर्टेंट है ये अभिषेक बनर्जी को समझना। ये अभिषेक बनर्जी कितने बड़े बड़े बात करते थे ना कि अगर मेरे नाम में 5 पैसे के भी कोई करप्शन चार्जेस लाएंगे और उसका प्रूफ दे देंगे तो मैं फांसी के मंच के चढ़ के खुद को फांसी दे देंगे। तो कहां गया वो बयानबाजी? इसके पहले भी हमने देखा था, जब भी ईडी सीबीआई उनको बुलाते थे कितना नखरा करते थे, कलकत्ता नहीं दिल्ली बुलाइए, दिल्ली नहीं कलकत्ता बुलाइए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमको अभी ये पॉलिटिकल काम करना है, क्यों मैं जाऊंगा, मैं उनका नौकर हूं। ऐसे बहुत सारे बयानबाजी करते थे। मतलब वो सचमुच डरते थे क्योंकि वो जानता है कि वो करप्टेड है। और इसलिए ये जो सीआईडी का फेक सिग्नेचर केस है, ये बहुत बड़ा, बीएनएस के हिसाब से आप देखो तो सिग्नेचर फ्रॉडरी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो अगले 7-10 साल अभिषेक बनर्जी को अंदर ही घुसना पड़ेगा।
और ये बस एक केस नहीं है, अभिषेक बनर्जी के नाम में बहुत सारे केसेस है, ईडी भी उसको समन कर दिया है। तो ये सारे चीज से बचने के लिए अगर दिल्ली में जाके कुछ सेटिंग कर सकता है, क्योंकि उनके सारे जो लॉयर्स है, जो जनता के टैक्स के ममता बनर्जी इतने दिन उनको पे करते थे, वो सारे भी उधर है। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी वहां पर भागा। अगर भाई अगर आपको हिम्मत है, आपका दम है, तो आप इंटरोगेशन फेस करो ना, आप भाग क्यों रहे हो? तो इसके मतलब आपके मन के अंदर कुछ गिल्ट है, आप अब भी जानते हो कि आप पकड़ा जाओगे। अरे सीआईडी के बात है तो देखिए, ये तो सीआईडी ही बोल पाएंगे, लेकिन हम लोगों को जो लग रहा है कि यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सीआईडी को ये मालूम है कि मैच उनके पॉकेट में है। कभी भी अगर अभिषेक बनर्जी फेस टू फेस आता है तो उसको अंदर जाना तैयार है। तो इसमें जल्दबाजी करने का क्या है? ये जो अभिषेक बनर्जी भाग रहा है, अभिषेक बनर्जी छुपने का कोशिश कर रहा है, सेटिंग करने का कोशिश कर रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी हो रहा है। तो शायद जो सीआईडी कंट्रोल करते हैं वो भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप आराम से खेलो। यहाँ पर बंगाली में एक कहावत है कि जाल থেকে माछ पालिए যেতে পারে কিন্তু পুকুর থেকে ना। मतलब तालाब में अगर आप मछली पकड़ने जाते हो तो वहां पर आप ऐसे जाल फेंक के वो पकड़ते हो, तो कुछ कुछ बड़े जो फिश होता है ना, वो क्या होता है, अपना ताकत दिखा के उस जाल के अंदर से भाग जाते हैं, तो आप उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन वो आपका जाल से बाहर गया, वो जो तालाब है उससे बाहर तो नहीं गया, तो उसके मतलब आप दोबारा अगर जाल दोगे तो चांस है वो फिर से पकड़ा जाएगा। तो अभिषेक बनर्जी का हाल अभी ऐसे हो गया, और सीआईडी से लेकर लेकर ईडी सब लोग उसका मजाक ले रहा है। तो अल्टीमेटली अभिषेक बनर्जी का जाना तो तैयार है। और ईडी ने 15 जून को बुला रखा है, वो भी वो शिक्षक भर्ती घोटाला है, वहां पर भी करोड़ों पैसे अभिषेक बनर्जी ने अपनी वो जो लीप्स एंड बाउंड इनकी कंपनी है उसमें लगाए हैं, उसके सबूत भी ईडी को मिल गए हैं। तो वहां तो फंसेंगे। चलिए सीआईडी को धता दिखा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि आज नहीं कल पेश होगा, लेकिन कम से कम ईडी के साथ तो ये भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो फिर से भागने का कोशिश करेंगे। देखिए ना, ये जो सोनारपुर कांड हुआ, जहां पर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है। हाँ, लोगों को गुस्सा था, लोगों ने चोर चोर बोला, कुछ लोगों ने अंडे फेंका, ये तो सही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन बाकी जो नाटक हुआ, वो जो हेलमेट पहनना, अपना शर्ट आप खुद खोल उसको फाड़ देना, और उसके बाद हेलमेट लगाने के बाद वो पत्थरबाजी कराना, ये पूरा अभिषेक बनर्जी का भागने का स्कैम का पार्ट है। क्योंकि अगर किसी को पत्थरबाजी करना है तो अभिषेक बनर्जी को तो मेन रोड में ही पत्थरबाजी कर देते भाई, उसको वहां से ही करके वो भाग जाता, बाइक से भाग जाता। वहां पर जो रोड है, आप रोड का साइज भी देख लीजिए, आराम से 4 व्हीलर वहां पर जा सकते हैं। अभिषेक बनर्जी तो कभी इसके पहले नहीं गए थे, अभी 4 व्हीलर इतना दूर क्यों रखा? अभिषेक बनर्जी दोपहर में जब सीआईडी उसके घर में नोटिस देने आते हैं, तब बोल देता है कि मेरे ऊपर सोनारपुर में अटैक हो सकता है। तो अगर आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपके पास ऐसे न्यूज है, तो आप दो काम करो, इधर तो आप पुलिस को स्ट्रिक्टली बोलो वहां पर मेरा प्रोटेक्शन आप निश्चित करो, नहीं तो आपका खुद का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, आपका खुद का जो सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, उसको लेके वहां पर करो। अब वो ओपनली क्यों जा रहे हो? तो ये सारे जो जल रचा था, उसके बाद ये फाइनल हो जाता है जब ममता बनर्जी रात को बोलता है कि अभिषेक बनर्जी को ऊपर जो अटैक हुआ है, उनके आंखों के अटैक हो गया है और उसको बाहर लेके जाके ट्रीटमेंट कराना है। यहाँ पर वो जो विधाननगर साइबर क्राइम में जो केस हुआ था उनका बयानबाजी के लिए चुनाव दौरान, तो उसके लिए वहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपको अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट हियरिंग तक, लेकिन आप बाहर भी नहीं जा सकते हो। अगर बाहर आपको जाना है किसी रीजन, तो आपको हाईकोर्ट को बोलना है। और ये सारे चीज प्रूव करने के लिए, क्योंकि अंडा फेंका है इसलिए बाहर जाना है, ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। तो पत्थरबाजी हुआ है, मेरे आंखों के पहले से प्रॉब्लम है, वहां पर दिक्कत हो गया, मुझे बाहर जाने का परमिशन दो। कोर्ट से ये परमिशन लेने के लिए सारा नाटकबाजी किया है। ये पूरा जो सोनारपुर कांड हुआ, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी भागने के लिए कितना बड़ा यहाँ पर स्कैम कर रहा है, लोगों को कैसे यहाँ पर दोगलापन दिखा रहा है। तो ईडी में फंसेगा सीबीआई। और ये बस अब शिक्षक घोटाला बोल रहे हो, उसके पास क्या क्या नई स्कैम है। ये जो इनका लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी है, ये कंपनी का अगर आप स्कैम सुनोगे ना तो आप हिल जाओगे। ये कंपनी बोलता है कि मैं दूसरे कंपनी को कंसल्टेंट करता हूं और उसके लिए मुझे फीस मिलता है। मतलब ब्लैक मनी कैसे व्हाइट होता है। अब दूसरे जो कंपनी है उसको अगर ढूंढा जाता है तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक ही एड्रेस में हजारों कंपनी है, उसको ये कंसल्टेशन देता है और उसको कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर ये बोलता है कि ये रियल एस्टेट में मटेरियल सप्लाई करते हैं और उसके लिए उसको पैसा आता है। तो अच्छी बात है, तो मटेरियल कहाँ सप्लाई हुआ? मटेरियल अगर आपका सप्लाई हुआ तो कहीं ना कहीं पे तो वो प्रोडक्शन हुआ है। वो प्रोडक्शन कहाँ है, कहाँ पर वो डिलीवर कर रहा है, कुछ आता पता नहीं लग रहा है।
तो इसके मतलब ये जो कैला तस्करी है, ये जो गो तस्करी है, ये जो पत्थर तस्करी है, सब कुछ में इन्वॉल्वमेंट है। और ये लीप्स एंड बाउंड्स था अभिषेक बनर्जी का एक सिर, जिसको दिखा के वो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे। तो वो सारे जो काले कारनामा है ऑलरेडी हाई कोर्ट के सामने है, ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा के बेंच टेबल में है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि सीबीआई को बोला गया था, ईडी को बोला गया था, आप सील्ड जो एनवेलप होता है उसमें इनका पूरा रिपोर्ट दो। तो उस रिपोर्ट में क्या है हमको तो मालूम नहीं है, बट वो रिपोर्ट देखने के बाद ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा का रिएक्शन है, बाप रे ये क्या है, आप इसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? उसको उठाने के लिए तो आपके पास सारे सब कुछ है। तो अगर कोई जज का अगर ये रिएक्शन आता है तो उसके मतलब सब कुछ इन लोगों के पास है, कभी भी वो अरेस्ट हो सकता है, और अरेस्ट होगा तो उसको बाहर आने का कोई चांस नहीं है। नहीं तो ऑनरेबल जज का ऐसे रिएक्शन कभी नहीं होता था। लेकिन ये जो नाराज विधायक हैं और एमपी हैं, ये तो मानकर चलते हैं ना कि बंगाल में जिस तरह से कट मनी कल्चर था, वो सारा का सारा जो है वो अभिषेक बनर्जी की देन है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी को पता ना हो, उनकी नाक के नीचे उनका भतीजा ये धंधा कर रहा है और उनको पता नहीं था, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की थी। असली नाराजगी तो इस वजह को लेकर है ना। नहीं नहीं नहीं, ये जो अलग सा टीम है, ये लोग बेसिकली जेल जाने से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर मैं एक बोल दिया था, सौमिक भट्टाचार्य जी ने एक बात बोले थे ना कि अच्छे तृणमूल जो है उसके लिए सोचेंगे। उसके बाद मैं ओपन स्टेटमेंट दिया था मीडिया में, और वो यहाँ पर बहुत वायरल हो गया कि जो अच्छे है वो तृणमूल नहीं हो सकता है, जो तृणमूल है वो अच्छे नहीं हो सकता है। तो मतलब ये लोग जो है सबके सब ये करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले आप ये क्वेश्चन पूछा था अरूप चक्रवर्ती और सुशांत घोष, मैंने आपको बोला था जिसके सीने में बंदूक दबाया था गुलशन कॉलोनी वाला केस, तो वो तो रेजिग्नेशन दे दिया कि ये इतना गंदा है, टीएमसी इतना खराब काम करता है, अभिषेक बनर्जी ये खराब है। अच्छे तृणमूल वो ढोंग कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, वो खुद तोलाबाजी करते थे और उसके लिए उसको पुलिस अभी ढूंढ रहा है। और ये सुशांत घोष अगर सच में उसको फंसाया जा रहा था, उस पर पॉलिटिकल वेंडेटा होता तो सामने से डट के उसका फाइट करते थे। वो क्या क्या पूरा फैमिली लेके भाग गया उड़ीसा की तरफ, और जब पुलिस उसको ट्रैक कर पाया तो गाड़ी छोड़ के जंगल के अंदर भाग गया। तो ये है इनका सिचुएशन। ये जो लोग बोल रहे हैं ना अभिषेक बनर्जी करप्शन था, ममता बनर्जी अच्छी है, हम लोग अच्छे हैं, ये कुछ नहीं है। सब लोग मिलजुल के है। ये लोग सत्ता में थे, सत्ता को मिसयूज किया, पावर को मिसयूज किया, और ममता बनर्जी ने पुलिस से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, और इसलिए इन लोगों ने ये करोड़ों का इनकम किया है। आप अगर ऐसे नहीं होता है, आपके बाजू में जो मिनिस्टर बैठता है सेकंड इन कमांड, आपका पार्टी का मुख्य सचिव है पार्थो चैटर्जी, वो आपके बाजू वाला कुर्सी में है, और एक से बढ़कर एक भारी भारी दफ्तर आपने उसको दिया है। कभी आपने उसको इंडस्ट्री दिया है, कभी आपने उसको एजुकेशन दिया है, बहुत भारी भारी दफ्तर दिया है। तो जो है ऑब्वियसली एज ए कैप्टन, एज ए सीएम, आपको तो ये इंश्योर करना है कि आपका मिनिस्ट्री के ऊपर कोई आंच ना आए, जैसे मोदी जी यहाँ पर करते हैं। हर साल आपको वो करना है। तो आपके बाजू के चेयर में बैठ के अगर कोई 50 करोड़ कमा लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा किया है, वो तो कैश मिला है, और अपने गर्लफ्रेंड के खाट के नीचे वो छुपा देते हैं, और उसको अगर आपको पता नहीं है तो इसके मतलब सीएम बनने का, पुलिस मंत्री बनने का आपको कोई योग्यता ही नहीं है। और अगर आपको ये मालूम था तो उसके मतलब इस करप्शन का पार्ट आप हो। तो दोनों साइड से ममता बनर्जी फंस रही है। ये जितना भी लोग है सब लोग मिलके चोरी किया है, और ये लोग अभी ढोंग कर रहा है कि अभिषेक बनर्जी को करो, हमको छोड़ दो। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वही जो बात मैंने शुरू किया कि मौसम अच्छे हो गया, वो मेरा स्टेटमेंट नहीं था, वो ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी जी का आज मौसम स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला कि देखो भाई, अभी तो मैं सीएम बन गया हूं तो सारे बात तो मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं क्या मौसम अच्छे नहीं हो गया? तो सब लोग ने तो उसको क्लैप के साथ स्वागत किया। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी ये भी बोला कि आगे और भी मौसम अच्छे होने वाला है। और जितना करप्शन मुझे मिल रहा है, जो भी फाइल मैं देख रहा हूं, जो भी डिपार्टमेंट में देख रहा हूं, हर जगह से बदबू आ रहा है करप्शन का। ये जो लक्ष्मी भांडार है, जो पहले 500 रुपए से चालू किया, हर इलेक्शन आता था तो टीएमसी 500-500 करके बढ़ा देते थे, और जो महिलाओं का वोट है वो ऐसे ही लूट लेते थे कि भाई देखो तुमको दीदी दे रहा है, अगर भाजपा आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पर पहले ही मिला 30 लाख फर्जी, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आप समझ लो हर मंथ 30 लाख इंटू 1000 रुपीज इंटू 5 ईयर्स, आप कितने पैसा वहां से लूटा है? वो ममता बनर्जी के फंड में गया है। ये अगर नॉन एग्जिस्टिंग है तो उसका जिम्मेदारी किसका है? उसके बाद 3 लाख और मिला है जो पुरुष है,
तो आप तो बना रहे हो महिलाओं के लिए फंड, तो पुरुष को आप क्यों दे रहे हो? तो उसके मतलब यहाँ पर भी करप्शन है। और पुरुष को तो विधवा भाता, मतलब यहाँ पर जो विडो के लिए एक स्कीम है उसके लिए भी पैसा गया है। तो हर जगह में ऐसे करप्शन है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि अभी मुझे आर्मी से बात करना है। कलकत्ता में सबसे बड़ा जो जगह है जहां पर उनका ओथ सेरेमनी भी हुआ था, ब्रिगेड परेड ग्राउंड, तो वहां पर मुझे आधी जगह लेना पड़ेगा, एक नए जेल बनाना पड़ेगा। नहीं तो इतना चोर यहाँ पर है, मैं कैसे इनको जेल में रखूंगा। तो इसलिए मैंने बोला मौसम अच्छे होने वाला है, और यहाँ पर अगर मौसम अच्छे होगा तो कालीघाट में मौसम और भी बिगड़ने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल शुरुआत है। और दूसरा आप ये देखो कि अभी भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कहीं पीटा जा रहा है, कहीं उनके मुंडन करवाकर उनको घुमाया जा रहा है, कहीं जूते की माला पहनाकर घुमाया जा रहा है। और एक टीएमसी का नेता तो साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा बैठा था, क्योंकि उसको भी डर था कि उसकी पिटाई होगी, क्योंकि कहा जा रहा है हाउसिंग की जो स्कीम थी उसमें उसने बहुत सारी कटमनी ली, लोगों से पैसा वसूला, एक्सटॉर्शन किया। तो सोचो अभी भी तो लोगों का गुस्सा उतर रहा है ना इनके ऊपर। तो ममता को तो अपना भी डर लग रहा होगा। ममता कौन सी खुले में घूम सकती है कलकत्ता में आज की तारीख में? ममता बनर्जी घुमा कहाँ, कोलकाता में खुला। एक बार वो हाईकोर्ट में जाने का कोशिश किया, तो वहां पर जैसे उनका स्वागत हुआ उसके बाद बाहर नहीं आया, फलता इलेक्शन तक जा नहीं पाया। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि भाई ममता बनर्जी इतना बड़ा जनता का नेत्री है, तो जब सोनारपुर में उसको भतीजा को पीटा जा रहा था, एलिगेशन जैसे उसने बोला, तो क्यों ममता बनर्जी वहां पर नहीं पहुंच पाए, क्यों फेस नहीं कर पाए? अभी भी ममता बनर्जी के लिए शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल दिया कि भाई 3 बार का सीएम है, उनका सिक्योरिटी में कुछ कमी नहीं होना चाहिए, उसके घर के आजू बाजू में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही सिक्योरिटी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत कर रहा है। देखिए डर ऐसे है, जनता छोड़ दीजिए, वो जर्नलिस्ट से भी मिल नहीं पा रहा है। जब भी वो कुछ बाइट दे रहा है तो सोशल मीडिया में, फेसबुक लाइव में बोल रहा है। क्यों भाई, अब मिलो संवाददाता से, वो लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन फेस करने के भी हिम्मत नहीं है। तो ममता बनर्जी के ये हाल है तो अभिषेक बनर्जी कौन है? वो जब एयरपोर्ट से जा रहे थे या ममता बनर्जी जा रही थी, इतने दिन तो इतने बड़े बड़े बयानबाजी करके गए हैं, अब एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं ले पाए? ममता बनर्जी तो बोला था ना इलेक्शन के पहले, अगर मुझे थोड़ा सा भी टच करोगे मैं दिल्ली हिला दूंगा, पूरा भारत हिला दूंगा। तब हिलाओ ना, आपको तो पूरा सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया हमने, अब करो, कहां पर आपको क्या हिलाना है, हम भी देखेंगे। तो देखिए ममता बनर्जी फाइटिंग लीडर थी जब तक वो ऑपोजिशन में थी, और लोगों को एक सिंपैथी वहां पर था, इसलिए कि ममता बनर्जी के फैमिली इतना कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये भतीजा वो तो 2011 के पहले कुछ पता नहीं था। उनके माताजी है, पिताजी का देहांत हो गया, ममता बनर्जी है, तो दिमाग से थोड़ा अलग टाइप का है। लेकिन जो भी है ये करप्शन नहीं करेंगे, उनका जरूरत भी क्या है? अगर कुछ चाहिए तो जनता उसको 100-100 रुपए देता है तो उसका पैसा रखने का जगह नहीं होगा। तो ममता बनर्जी ये सिंप्लिसिटी के लिए लोग उनके पास थे, लेकिन अंदर ही अंदर इतना करप्शन है और पावर हंग्री, पावर का भूख, ये सबसे खतरनाक था। आप सोच लीजिए, आपको बुरी तरीके से हराया गया है, जनता जनार्दन ने आपको हराया। इस बार वेस्ट बंगाल में आप आ जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वुमेन हो, कोई नहीं बोलेगा कि इस बार कोई वोट चोरी कर पाया। सबने अपने हिसाब से वोट दिया, जिसको मर्जी वोट दिया, खुल के वोट दिया। तो उस वोट से अगर आप हार जाते हो तो आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी तक आप वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। अभी तक आप आपके नाम के सामने मुख्यमंत्री लिख रहे हो। और यहाँ पर एक तो कैंपेन हम लोगों ने चला दिया था, हमने सीधा फेसबुक को रिपोर्ट कर दिया कि ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ से ये फ्रॉड कर सकता है। कोई अगर मुख्यमंत्री नहीं है और आपके नाम के सामने मुख्यमंत्री लिख रहा है तो उसके मतलब फ्रॉड करने का चांसेस है। तो उससे बचने के लिए टेक्निकली लिखा सीएम और नीचे छोटे छोटे करके लिख लिया 2011, 16 और 21। तो इतना जिसका पावर का भूख है वो राजनीति से कब से मतलब मिट चुके हैं, और अभी भी ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके हाथ से सत्ता चले गए हैं। लेकिन यही हकीकत है, ये मानना पड़ेगा। और अभी उनके जिंदगी में जेल के अलावा और कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिलहाल तो ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रही है, वो पार्टी जो उनके हाथ से जा चुकी है। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कह दिया कि जितने भी अवैध मदरसे चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी भी नकेल कसी जाएगी। क्या सच में ऐसा लग रहा है शुभेंदु जी को, या आईबी की कोई जानकारी हो जिसमें ये लग रहा है कि जो घुसपैठिए सीमा पार भेजे जाने थे उनमें से बहुत सारे इन मदरसों में आकर छिप गए हैं? अब मदरसा का बात बोले तो एक अच्छी चीज आपको बोल देता हूँ।
शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल दिया था कि अभी वंदे मातरम जो है वो हम सारे प्रोग्राम में गाएंगे, और जितना भी स्कूल है, मदरसा है, ये हमारा राष्ट्रगान है, सबको ये करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर बहुत हमने देखा हंगामा कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मैं कौन सा गाना गाऊंगा नहीं गाऊंगा, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, बहुत सारे कुछ हुआ। लेकिन आज ही फुटेज आ रहा है कि मदरसा में भी वंदे मातरम गाया जा रहा है और भारत माता की जय ये स्लोगन उठ रहा है। तो इसके मतलब ये मुस्लिम भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये अलग बंगाल है, उनको अगर भारत में रहना है और भारतीय के तरफ रहना है तो भारत माता का ही पूजा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं ऑप्शन है। और दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हो, ये खारिजी मदरसा इसको बोलते हैं, मतलब जिसका कोई नामो निशान नहीं है कि कौन चला रहा है, कौन फंड दे रहा है, किसी को नहीं मालूम है। और मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य यहाँ पर सीएम थे तब उन्होंने बता दिया था कि ये जो खारिजी मदरसा है यहाँ से टेररिस्ट पैदा होता है। ये एक वामपंथी लीडर का मंतव्य था एज ए सीएम। अब देख लीजिए ये बात कितना सही था। आपको 2011 याद है, खागरागढ़ ब्लास्ट, आप गूगल कर सकते हो, तो वो वर्धमान मेरे डिस्ट्रिक्ट में उधर ही हुआ था। ये खागरागढ़ ब्लास्ट का जितना भी प्लानिंग है, जो भी है, एग्जीक्यूशन है, सब कुछ एक खारिजी मदरसा से किया जाता है। क्या है खारिजी मदरसा? यहाँ से बांग्लादेशी वगैरह जो भी है वो सब आ जाता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, और यहाँ पर आप घुस नहीं सकते, पुलिस घुस नहीं सकता है। तो वहां पर जाओगे तो ये ऐसे ही बना के रख देते हैं कि आपको पीट दिया जाएगा। और वहां पर फिर खारिजी मदरसे से घुसने से के बाद वो धीरे धीरे दूसरे स्टेट में ऐसे ऐसे फैला जाता है। तो ये जो सारे खारिजी मदरसा है ये तो डाउटफुल है। सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज देख लीजिए जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जिसके लिए बंगाल भाजपा का जीतना बहुत जरूरी था, कि बीएनपी गवर्नमेंट आया बांग्लादेश में, लेकिन बॉर्डर, वेस्ट बंगाल बॉर्डर का जितने भी सीटें हैं सारे जमातियों के पास गया है। कौन है ये जमाती? ये राजाकार है जो अभी भी पाकिस्तान को अपना बाप मानता है और चाहता है कि पाकिस्तान आके बांग्लादेश को ऑक्युपाई करे। क्यों? क्योंकि भारत को डिस्टर्ब कर पाए, भारत का धीरे धीरे वो पार्ट ले पाए। जो बंगाल मतलब अनडिवाइडेड बंगाल है, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आसाम, ये 7 सिस्टर, सब कुछ लेके वो एक बड़ा सा मुस्लिम स्टेट वहां पर बनाए जिसका नाम वो बांग्लास्तान देंगे। तो ये उनका था, और ये रुकने के लिए एक ही काम हमको करना पड़ता था, वो था बॉर्डर का फेंसिंग, जो ममता बनर्जी ने कभी करने नहीं दिया। उसके मतलब इस जमाती के साथ भी ममता बनर्जी का कनेक्शन है, उनके इशारे पे ये नहीं करने दिया। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो एनीवे, ये अगर फेंसिंग मेरा नहीं था तो आप सोच लो लास्ट 15 साल से कितने ऐसे जमाती के लोग, कितने ऐसे आईसीस के ट्रेनिंग लिए हुए लोग वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आके बैठे हैं। और ये बस हवा में बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट 6 महीने में आप एसटीएफ का एक्टिविटी, नॉट वेस्ट बंगाल एसटीएफ, असम एसटीएफ देख लो, जम्मू कश्मीर एसटीएफ देख लो, यूपी एसटीएफ देख लो, उसके वेस्ट बंगाल में एक्टिविटी गूगल करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली कितना टेररिस्ट को उसने पकड़ा है। तो उसके मतलब टेररिस्ट है, और वो जो प्रोडक्शन है ये खारिजी मदरसा के साथ कनेक्टेड है, तो उसको तो अच्छे से देखना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, मैंने आपको जो पहले बोला था वो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, जैसे हमने कश्मीर में किया था, एक एक दरवाजा ठोक के सबका ठिकुजी देखना है। मेरे घर में आएगा तो मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जो भी देखना है पूरा तल्लाशी ले लो, जिसका प्रॉब्लम होगा उसका प्रॉब्लम क्यों होगा? ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अगर कश्मीर में ऐसे हुआ था तो बंगाल में क्यों नहीं होगा? ये जो स्लीपर सेल है ये भर भर के है, इनका कनेक्शन, इनका ट्रांजैक्शन, इसका फोन कनेक्टिविटी, एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन गवर्नमेंट जैसे काम कर रहा है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सिंक करके, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये हो जाएगा। और मदरसा तो बस शुरुआत है, सबका चेकिंग होगा। बिल्कुल, ये जितने भी अवैध या खारिजी मदरसे आप बता रहे हैं, ये इनकी फंडिंग कहाँ से होती है पता करने की जरूरत है। और सही कह रहे हैं कि बहुत सारे आतंकवादी यहाँ आकर छिप जाते हैं और पुलिस वाले वहां पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि इन सब की तलाशी ली जाएगी, इन पर नकेल कसी जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इन सब पर बुलडोजर भी चलने वाला है। और फिर देखते हैं कैसे ममता बनर्जी चिल्लाती हैं, क्योंकि उनका तो सारा वोट बैंक वही है। और अगर उनके वोट बैंक की शामत आई है तो ममता बनर्जी भी बिल बिला रही हैं, इसीलिए चक्कर काट रही हैं दिल्ली के। पार्टी संभल नहीं रही है, इंडी गठबंधन के साथ बैठकें करने में लगी हुई है ममता बनर्जी। उनकी पार्टी के अंदर कितना घमासान मचा हुआ है, पहले तो उनको उसको संभालना चाहिए। और उस सब की जो कहते हैं ना जड़ जो है वो अभिषेक बनर्जी है।
लेकिन फिर सवाल ये है ना अभिषेक बनर्जी को अगर ममता बनर्जी हटा देती हैं तो फिर तो ममता बनर्जी की राजनीति का क्या होगा? वो तो अभी भतीजे के भरोसे चल रही हैं। तो अब देखते हैं आज जो बैठक होने वाली इंडी गठबंधन के साथ उसमें क्या होता है। आज सीआईडी के सामने पेश होना था अभिषेक बनर्जी को, वहां से कौन से संबंध निकलते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज होने वाली हैं, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन आपने समय निकाला आज, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका सुधशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।